हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। क्लैट प्रेप में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, उसके बाद उनका फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं, साथ साथ हम लास्ट में 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं जो आज ही के करंट अफेयर से रिलेट होती हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज है 29 अगस्त 2024 और आज के दिन ऐसा क्या स्पेशल है तो याद रखना, अभी हमारे ओलंपिक्स हुए थे ना, पेरिस ओलंपिक्स। उसमें इंडिया ने कुछ मेडल्स जीते, हालांकि गोल्ड हम नहीं जीत पाए, ठीक है, सिल्वर और ब्रॉन्ज से हमें शांत रहना पड़ा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक टाइम ऐसा था कि हमारा एक ऐसा गेम था जिसके अंदर दुनिया ये मान चुकी थी कि भारत से आगे कोई जा ही नहीं सकता, मतलब गोल्ड इन हॉकी इज इक्वल टू इंडिया, ये फिक्स हो चुका था। और इतना पीक पॉइंट था वो हॉकी का, याद रखना 1928 के ओलंपिक्स से लेकर 1960 तक भारत को कोई हराने वाला ही नहीं था। और उस समय के जो सबसे महान प्लेयर हुआ करते थे उनका नाम था मेजर ध्यानचंद। और मेजर ध्यानचंद जी ऐसे महान प्लेयर थे कि एक बार उनके बारे में कहा जाता है कि मतलब रियल फैक्ट है कि वो एक बार गेम खेल रहे थे तो आधा घंटा हो गया, 40 मिनट हो गए, लेकिन गोल ही नहीं हो रहा था। तो वो रुके और उन्होंने कहा कि गोल ना होने का रीजन क्या है कि जो गोल पोस्ट है ना, इसके बीच में डिस्टेंस में थोड़ी गड़बड़ है, एक्चुअल डिस्टेंस जो नीचे वो नहीं है। बाद में लोग आए, रेफरी आए, उन्होंने चेक किया, देखा तो वास्तव में उसमें डिस्टेंस का क्या था, गड़बड़ थी। फिर उसके बाद उसको ठीक किया गया और फिर उन्होंने गोल भी कर दी। तो मतलब उनका डेडिकेशन इतना था इस गेम को लेकर कि इतनी माइनर चीजों को वो ऑब्जर्व कर लेते थे। तो मैं ये कह सकता हूं कि आज उनके नाम पर हम मनाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे। ठीक है, हम क्या बनाते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स डे बनाते हैं। और नेशनल स्पोर्ट्स डे किन की याद में बनाते हैं तो याद रखना मेजर ध्यानचंद। उनका 29 अगस्त को जन्म हुआ था, इसलिए उनके जन्म पर, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स डे। याद रखना मेजर ध्यानचंद, पहला भारत को जो गोल्ड मिला था ओलंपिक्स में हॉकी के अंदर 1928 में, वो भी दिलाने वाले कौन थे, मेजर ध्यानचंद। और याद रखना इन्हीं के नाम से 1992 के अंदर एक अवार्ड स्टार्ट किए गए थे जिनका नाम था मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, जो आजकल किस नाम से जाने जाते हैं, आजकल उनको जाना जाता है आपके राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये कुछ बातें याद रखना। जब हमने ओलंपिक्स वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें जब हमारा रिजल्ट आए थे, यानी कि फाइनल जब खत्म हुआ था ओलंपिक्स, तब भी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, अब तक ओलंपिक्स में हॉकी टीमें लगभग 10 गोल्ड जीत चुकी है। ये कुछ बातें फैक्चुअल ध्यान रखना। और क्या है साथ में तो याद रखना, इसी के साथ में आज ही के दिन 29 अगस्त को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं तो याद रखना इंटरनेशनल डे। ठीक है, किस बात का इंटरनेशनल डे, तो उसमें देखो आपने नाम सुना होगा 6 अगस्त 9 अगस्त को हमने क्या किया था, 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर बम डाले थे। तो हम चाहते हैं कि जो न्यूक्लियर टेस्ट है ना, जो न्यूक्लियर वेपन है, उनका यूज ना करें। तो उनका यूज ना करें, क्यों ना करें, तो हमें उसकी अवेयरनेस फैलानी चाहिए। तो इंटरनेशनल डे फॉर द मिनिमम या फॉर द अवॉइडेंस ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स, यानी कि हम चाहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स का यूज ना होना चाहिए, इसकी अवेयरनेस फैलाते हैं इस दिन। समझ में आ रही है बात। जैसे फॉर एग्जांपल उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको पता है कि आज भी हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर जो बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ तुम्हें डिफेक्ट देखने को मिलेगा, और वहां पर वहां की जो हवा है उसके जो अंदर रेडिएशंस का इफेक्ट है वो हमें देखने को मिलता है। समझ गए। तो हमें अवेयरनेस फैलाते हैं कि कभी भी किसका यूज नहीं होना चाहिए, न्यूक्लियर वेपन्स का। दूसरी बात, आज कौन सा डे है तो नेशनल स्पोर्ट्स डे है आज के दिन, ध्यान रखना। ठीक है, और आप सभी का जो कंसंट्रेशन है वो भी कैसा होना चाहिए, मेजर ध्यानचंद जी जैसा ही होना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है, वो आपको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, और जो भी है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की पहली न्यूज आती है हमारे सामने, एनवायरमेंट इग्नोर्ड इन कंसीडरिंग साइट्स फॉर निकोबार आइलैंड्स प्रोजेक्ट सेज जयराम। हुआ क्या समझना, फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारा क्या बना हुआ है, इंडिया। ठीक है, इस इंडिया में टोटल कितने स्टेट है, याद रखना टोटल स्टेट की बात करूं तो 28 और यूटी कितनी है टोटल, तो 8, यही होगा। अब आपसे कहा जाए कि ये इधर कौन सा है, ध्यान से समझना, ये कौन सा है हमारा, तो ये हमारा है अरेबियन सी। ठीक है, ये इधर कौन सा है, तो ये हमारा बना हुआ है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, अब होता क्या है, यहां पर एक माउंटेन रेंज पाई जाती है जिसको हम कहते हैं वेस्टर्न घाट, यहां पर एक माउंटेन रेंज पाई जाती है जिसको हम कहते हैं ईस्टर्न घाट। ये जहां मिलती है उसे हम कहते हैं नीलगिरी। क्या कहा जाता है, नीलगिरी। ठीक है, इसके जस्ट नीचे अगर मैं कहूं आपसे तो ये क्या बना हुआ है, श्रीलंका। ठीक है,
इसके अगर मैं इधर बात करूं तो यहाँ पर दो आइलैंड बने हुए हैं, एक का नाम क्या है अंडमान और दूसरे का नाम क्या है निकोबार। तो समझना न्यूज क्या है उसके ऊपर हम चलेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये हमारे क्या है आइलैंड यूटीज है ना, यूटी में काउंट होता है। अब समझना ये जो आपका अंडमान और निकोबार है, अगर मैं आपसे कहूं देखो, अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि ये मान लो आपका इंडिया की बाउंड्री है, ठीक है, इसको मैं कह दूं आपका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, इसको कह दूं मैं आपका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, इसको मैं कह दूं आपका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, इसको कह दूं मैं आपका साउदर्न मोस्ट पॉइंट। तो हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो याद रखना इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अगर मैं कहता हूं सबसे ऊपर कौन है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो याद रखना इंदिरा कोल, ठीक है। ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में है, ये आपका कहां पे है, अंडमान एंड निकोबार का लास्ट पॉइंट है। यहां पर कौन सा है, तो याद रखना ये हमारे पास है गोहार मोहता, ये कहां पर है, तो ये बेसिकली हमारा गुजरात के अंदर है, ठीक है। यहां पर कौन सा है, तो याद रखना कीबीथू, और कीबीथू कहां पे है, तो याद रखना आपका अरुणाचल प्रदेश। तो ये हमारे क्या है साउदर्न मोस्ट, ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट। और याद रखना यहां से यहां तक हमारे जो देश की या हमारे इंडिया की जो लेंथ है वो कितनी है, 3214 किलोमीटर, और यहां से यहां तक कितना है, तो याद रखना 2933 किलोमीटर, ठीक है। अब बात ये निकल के आती है कि यहां पर क्या बना हुआ है, तो मैंने कहा एक अंडमान और एक निकोबार बना हुआ है। तो एक बात समझना, यहीं से दो चार बातें और समझना कि अगर पूछे कौन कौन से स्टेट आपके सी से बाउंड्री लगाते हैं, तो याद रखना कौन कौन से हो जाएंगे। यहां पर कौन सा है आपका, सबसे पहले गुजरात आएगा, उसके बाद आपका कौन सा आ जाएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा, उसके बाद आपका गोवा आ जाएगा, फिर आपका कर्नाटक आ जाएगा, और लास्ट में कौन सा, केरल। ये किससे बाउंड्री लगा रहे हैं, इस तरफ कितने हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। इधर कौन कौन से हैं, तो याद रखना इधर आपका कौन सा है, वेस्ट बंगाल, इधर कौन सा है आपका उड़ीसा, फिर कौन सा आता है आपका उसके साथ याद रखना, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश, और लास्ट में कौन सा आता है, तमिलनाडु, ठीक है। अब एक बात निकल के आती है कि ये सारे स्टेट चलो बाउंड्री लगाते हैं, टोटल 9 स्टेट बाउंड्री लगाते हैं, ठीक है। अब यहां पर बना हुआ है अंडमान और निकोबार। तो हम चाहते हैं, देखो अभी का करंट सिनेरियो तुम देखोगे तो जो चाइना है ना, वो हमारे इंडियन ओशियंस के अंदर क्या करना चाहता है, डोमिनेंस को बढ़ाना चाहता है, हम उसको कम करना चाहते हैं। और याद रखना दुनिया का पहला या ओनली एक ऐसा देश जिसके नाम पर कोई महासागर, कोई ओशियन है, तो हमारा इंडियन ओशियन या हिंद महासागर कह देते हैं। तो हम भी चाहते हैं वहां पर अपना क्या बढ़े, प्रेजेंस बढ़े। तो हमने क्या किया, हमने मतलब हमारे इंडिया की तरफ से जब भी कोई फ्यूचर डेवलपमेंट की बात होती है, तो मैं आपको कई बार समझा चुका हूं, कौन करेगा, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इस नीति आयोग ने क्या किया, 2021 के अंदर एक प्रोजेक्ट प्लान किया, और वो प्रोजेक्ट कहां पर प्लान किया, आपके अंडमान और निकोबार में। और वो प्रोजेक्ट कितने रुपए का था, याद रखना 72,000 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट था, जिसका अभी अपोज चल रहा है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब समझना यहां पर वो क्या करना चाहते हैं, इस अंडमान निकोबार वाले रीजन में सरकार चाहती है कि यहां पर क्या बने, शिपमेंट यानी पोर्ट बनाए जाएं। सरकार चाहती है यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने, सरकार चाहती है यहाँ पे टाउनशिप का डेवलपमेंट हो, सरकार चाहती है यहाँ पर पावर प्लांट लगाए जाएं। लेकिन एक बात समझना, कहीं पर जब आप डेवलपमेंट करते हो ना, तो आपको सिर्फ डेवलपमेंट पे फोकस नहीं करना होता है, आपको वहां के आसपास के जो आसपास के फ्लोरा एंड फोनाज है, प्लांट्स है, ट्राइब्स हैं, लोग हैं, उन सब के बारे में देखना होता है। तो दिक्कत क्या आ रही है कि जहां पर ये लगाया जा रहा है प्रोजेक्ट 72,000 करोड़ रुपीस का, वहां पर कुछ ट्राइब्स भी रहती हैं, और वो ट्राइब्स के साथ साथ बहुत सारे जंगल भी हैं, फॉरेस्ट भी है ना, हमारे एनवायरनमेंट को भी नुकसान होगा। समझ में आ रही है, कुछ समझ में आ रहा है ना। तो हुआ क्या एक्चुअल में, मैं ये कह सकता हूं कि ये प्रोजेक्ट कहां पर लग रहा है, अंडमान निकोबार में। अब थोड़ा समझने की कोशिश करना, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये आपका क्या बना हुआ है, अंडमान, और ये आपका क्या बना हुआ है, निकोबार। अब समझना यहां पर सबसे ऊपर क्या है, सैडल पीक, याद रखना सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, लगभग 731 मीटर के आसपास है। फिर यहां पर है नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, ये क्या आपका पोर्ट ब्लेयर, एंड पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ द अंडमान एंड निकोबार। आप सभी को 28 स्टेट्स के कैपिटल, उनके यूटीज और ये सारी की सारी चीजें बेसिक ज्योग्राफी आनी चाहिए, ठीक है।
उसके बाद ये कौन सा है, तो लिटिल अंडमान है। इसके बाद ये आपका कार निकोबार है। उसके बाद आपका यहाँ पर कौन सा है, निकोबार आइलैंड्स बने हुए हैं। सबसे लास्ट में लिटिल निकोबार है, ग्रेट निकोबार यहाँ पे, ये नैनकोवरी है, ये आपका बोमपाका है, ठीक है, ये तारशाशा है, ये सारे के सारे बने हुए। तो आपको सीक्वेंस भी पता होना चाहिए, पहले नॉर्थ अंडमान है, फिर मिडल है, फिर पोर्ट ब्लेयर आता है, फिर लिटिल अंडमान आता है, उसके बाद आपका क्या आता है, यहाँ पर आपका निकोबार आता है, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। समझ गए। इन्हीं के ऊपर अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक होता है वोल्केनो, एक होता है एक्टिव, एक होता है डेड, एक होता है डोरमेंट। एक्टिव वो होता है जो लगातार कॉन्टिन्यूअस इरप्ट करता हो, डोरमेंट वो होता है जो लगभग 100-200 साल में इरप्ट करता हो, और डेड वो होता है जो पिछले 1000 साल में इरप्ट नहीं हुआ हो। तो हमारे भारत में एक आइलैंड या एक ऐसा वोल्केनो है जो हमेशा क्या रहता है, एक्टिव वोल्केनो। वो कौन सा है, बैरन आइलैंड के ऊपर। कहां पर बना हुआ है, आपके बैरन आइलैंड के ऊपर बना हुआ है, इस बात को भी ध्यान रखना। अब सोचो कि यहां पर सरकार बनाना चाहती है, दो चीजें हैं उसके बारे में देखो। जब उस वहां पर ये सारी चीजें होंगी, ट्रांसपोर्ट बनेगा, टाउनशिप बनेगी, तो नुकसान किसको है, वहां पे रहने वाली ट्राइब्स को। वहां पर एक ट्राइब रहती है जो मतलब कि जिसका बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, वो अपने उसी एरिया में रहते हैं, वो शिकार करते हैं, और उसके उनका जो जंगलों में पहले लोग रहते थे वैसे जैसे कि ट्राइब्स होते हैं, तो पीवीटीजी में आता है। तो उनको रिप्लेस करना पड़ेगा। हो सकता है कि हमारे इंटरेक्शन से हो सकता है कि उनको नुकसान हो, ठीक है, कल को उनकी संख्या कम हो जाए, तो हम ऐसा नहीं चाहते। दूसरी बात, वहां पे इतने पेड़ सारे हैं, इतने सारे पेड़ है, उनको अगर हटाओगे तो सरकार को उसके एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ सरकार को उसके बारे में भी देखना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा कंसर्न आ जाता है, आपका एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी आ जाता है, ठीक है। और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1986। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर भी आता है, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, आर्टिकल 51 का ए में आता है, ठीक है, कि हमें एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए। ये हमारे डीपीएसपी में भी आता है, आर्टिकल 48 के ए में लिखा हुआ है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी स्टेट की है। उसी के साथ साथ जब वहां पे जानवरों को नुकसान तो पहुंचेगा अल्टीमेटली, तो उसके लिए हमारे पास कौन सा आ जाता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आ जाता है, जो हमें उनको प्रोटेक्ट करने की बातें करता है। तो हालांकि कब आया था, 1972। इन सारों मुद्दों को देखते हुए अभी तक ये प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ था, हालांकि इसको परमिशन मिल चुकी थी, ठीक है। तो अब हो सकता है इसको स्टार्ट किया जाए। तो समझ में आ रहा है ना क्या है, तो ये तो इसका एक एस्पेक्ट देख रहे हैं हम कि ऐसा ऐसा होगा और इन वजह से नहीं चल रहा था। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा और पीक में जाने की कोशिश करूं, डीप में जाने की कोशिश करूं, तो याद रखना हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं इस पूरे रीजन में हमारा डोमिनेंस बढ़े। चाइना जो है यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है, उसको यहाँ से निकाला जाए। क्यों, क्योंकि एक ऐसा रीजन है, देखो समझने की कोशिश करना। ये आपका मान लो फॉर एग्जाम्पल क्या है, आपका अंडमान एंड निकोबार। देखो हम यहाँ चलते हैं, यहाँ पर कौन सा आपका बांग्लादेश, ठीक है, ये आपका कोलकाता इंडिया वाला रीजन, ये आपका बे ऑफ बंगाल पूरा, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं कहूं कि यहाँ पर एक ये कौन सा है, अंडमान, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कार निकोबार, ग्रेट निकोबार जो भी है, हम यहाँ पर अगर अपना मिलिट्री बेस बना लेते हैं, यहाँ पर हम अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट वगैरह बना लेते हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस पूरे बे ऑफ बंगाल में किसका इन्फ्लुएंस रहेगा, इंडिया का। बात समझ में आ रही है। तो हम सेफ्टी के पर्पज से भी ये करना चाहते हैं। बात समझ में आ रही है। जैसे यहाँ से देखोगे फुकेट यहाँ से 735 किलोमीटर है, बैंकॉक 899 किलोमीटर है, यांगून म्यांमार का आपका 695 है, अंडमान से आपके मेन कोलकाता से अंडमान लगभग 1125 किलोमीटर है, चेन्नई से 1190 किलोमीटर है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बैठकर हम इस पूरे रीजन के अंदर अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा सकते हैं। बस यही पर्पज है कि इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का। लेकिन अपोज किस बात की वजह से हो रहा है, आई थिंक आप ये बात समझ गए होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 3-4 बातें याद रखना। यहाँ पर एक है जिसको कहते हैं जोगिंदर नगर, इसको क्या कहा जाता है, कैंपबेल बे कहते हैं। यहाँ पर टाउनशिप एंड एरिया डेवलपमेंट की बातें की जा रही हैं। यहाँ पर एक नेशनल पार्क भी है जिसका नाम है कैंपबेल बे नेशनल पार्क। और कितने नेशनल पार्क है भारत में, 106। तो जब जब कोई न्यूज में आए तो पढ़ना होता है। तो अभी तक हमने कभी अंडमान निकोबार की नेशनल पार्क को नहीं लिखा था, तो सिंपल याद रखना कैंपबेल बे नेशनल पार्क यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा कौन सा है, गलाथिया नेशनल पार्क भी यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर हम पावर प्लांट बनाना चाहते हैं, यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट वगैरह बनाना चाहते हैं। तो ये जस्ट एक बेसिक सा आइडिया आपको होना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं हमारे इंडिया की टोटल बाउंड्री कितनी है, जो हम सी बाउंड्री कितनी है आपको पता होना चाहिए। कितनी है सी बाउंड्री, तो सिंपल सा याद रखना, अगर वैसे पूछे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को हटाकर तो 6100 किलोमीटर है। और अगर टोटल पूछ ले तो कितनी है, 156
15,106.7 किलोमीटर, 15,106 पॉइंट कुछ किलोमीटर की हमारी क्या है टोटल बाउंड्री बनी हुई है। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। ठीक है, और अगर केवल सी बाउंड्री की बात करें तो कितनी हो जाएगी 7516.7 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है, सारी ध्यान रखना। ठीक है, अगर 15,200 दे तो भी एग्जाम में ठीक है, 100 दे तो भी ठीक है। समझ में आ रही है, कभी इतना पास डाटा आपको नहीं मिलेगा, इस बात को थोड़ा सा क्लियर करके याद कर लेना। ठीक है, समझ में आ रही है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, फर्दर ट्रांसमिशन ऑफ द चांदीपुरा वायरस। देखो आजकल एक वायरस चल रहा है चांदीपुरा। चांदीपुरा नाम इसका इसलिए है क्योंकि ये गुजरात के चांदीपुरा से क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब होता क्या है इसके अंदर कि इसमें जो बच्चे होते हैं ना बिलो, या कह सकता हूं 0 to 15 ईयर के जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों को ये टारगेट करता है। ठीक है, काफी न्यूज में चल रहा है, कम से कम 4-5 बार तो मैं ही पढ़ा चुका हूं इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो एक्चुअल है क्या, समझ गए किस वजह से होता है, तो याद रखना ये एक आपके वायरस की वजह से होता है। उसका नाम क्या है, तो याद रखना रैप्डो वायरिडे फैमिली से ही होता है। ठीक है, जो भी इसका नाम, ठीक है, साइंटिफिक नेम है। उसके बाद अगर पूछे किस वजह से होता है तो सैंड फ्लाइज, ठीक है, फ्लेबोटोमाइन सैंड फ्लाइज, और उसके साथ साथ फिलेबोटोमस पेपाटासी की वजह से ये होता है। सिंपल सा याद रखना। और ये न्यूज में इसलिए आ गया, आपने एक नाम सुना होगा WHO। जब भी कभी वर्ल्ड में कोई कंसर्न आता है किसी बीमारी को लेकर तो WHO जरूर उसमें आता है। WHO क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और अगर आपसे पूछे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करता क्या है, तो सिंपल सा याद रखना, इसका फॉर्मेशन कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 में बना था। 7 अप्रैल को हम क्या बनाते हैं, तो याद रखना वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। ठीक है, आपसे पूछेगा WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो याद रखना जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, और मैंने हमेशा कहा है कि मोस्टली जब तुम्हें याद ना हो, जो W से शुरू हो, O पे खत्म हो, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा, जेनेवा। ठीक है, मैक्सिमम टाइम आप ये भी समझ सकते हो। ठीक है, तो सिंपल सा याद रखना हो क्या रहा है, बहुत सारे केस बढ़ रहे हैं और इसको क्या किया WHO ने आने वाले टाइम में इसके बढ़ने के लिए वार्निंग दी। तो ये कुछ डिजीज भी ध्यान रखना, जब से कोविड आया ना तब से ऐसे क्वेश्चंस पूछने लगा है, तो आप सिंपल सा पढ़ के छोड़ सकते हो। नेक्स्ट है, एल्डरली वुमेन डाइज इन अटैक बाय स्ट्रे डॉग्स इन बैंगलोर। देखो ये जो इशू है ना, इस इशू को बहुत सारे न्यूज़पेपर्स वगैरह कवर भी नहीं करते हैं, क्योंकि एक ऐसी प्रॉब्लम है कि कुत्तों के काटने से बहुत सारे लोगों की जान जाती है। आप विश्वास नहीं करोगे, लाखों की संख्या में लोग साल भर में मरते हैं हमारे इंडिया में, किसकी वजह से, कुत्तों के काटने की वजह से। और इनके काटने से क्या होता है, रेबीज हो जाता है। और रेबीज एक ऐसी बीमारी है, अगर तुमने टाइम पे उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया तो उसके बाद डेथ ही होती है। जैसे कुछ टाइम पहले आपने देखा था, एक बच्चा था 5वीं 6ठी क्लास का बच्चा, उसको कुत्ता काट लेता है, वो घर वालों को नहीं बताता है, और जब नहीं बताता है तो जब उसको लगभग 1 महीना हो जाता है, और जब 1 महीना हो जाता है तो उसका जो रेबीज वायरस था वो उसकी बॉडी पे कंप्लीट या पूरी तरह से हावी हो चुका होता है, और अल्टीमेटली उस बच्चे की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। वो बच्चा अपने फादर की गोद में अपना दम तोड़ देता है, और वो कुछ नहीं कर पाया उसका। क्यों? क्योंकि उसको कुत्ते ने काटा, बच्चे ने बताया नहीं कि मेरे को कुत्ते ने काट लिया, क्योंकि घर वाले पीटेंगे, तो अल्टीमेटली वो उसकी डेथ हो गई। सेम ये तो चलो बच्चा था, अभी न्यूज क्या कि बेंगलोर में एक बुढ़िया थी, एक बूढ़ी औरत थी, उसको कुत्तों ने नोच नोच के काट के मार दिया। अब समझना लगभग कितने, 1 दर्जन कुत्ते थे, स्ट्रीट डॉग थे, जिन्होंने उसको काट काट के मार दिया। अब सोचो इतना बड़ा इशू है कि इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, याद रखना, DPSP है ना, कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सारी चीजें मेंटेन होनी चाहिए। अगर मैं हल्का सा डाटा की बात करूं तो हमारे भारत में 10 मिलियन पालतू कुत्ते पाए जाते हैं। ठीक है, हालांकि ये याद नहीं रखना है, थीम जो है वो याद रखनी होती है। ठीक है, 35 यानी 35 मिलियन जो हमारे यहाँ पर स्ट्रे यानी कि गलियों में आवारा कुत्ते पाए जाते हैं। ठीक है, इस अगर साथ में पूछूं तो प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल्स एक्ट कब आया था? 1960। ये भी याद रखना, कुछ एक्ट्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक बच्चा बालकनी से कुत्ते को फेंक देता है, बाद में उसके ऊपर जो क्रूरल्टी की उसने उस एनिमल के, उसके अंदर क्या हो गया, उसको सजा पड़ जाती है, उसको जेल हो जाती है। ठीक है, तो सिंपल से याद रखना। एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स कब आए थे? 2001 में, जिसको सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने नोटिफाई किया था कि इनको कैसे मेंटेन किया जाए। ठीक है, 2-4 बातें याद रखना। 2019 से 2022 के बीच में 160 मिलियन स्ट्रे डॉग्स के केस आए हैं जिन्होंने लोगों को काटा है। तो इस वाले इश्यूज को थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। ठीक है, हालांकि एग्जाम में आए ना आए वो बाद की बात है, लेकिन इसको हल्का सा एक बार पढ़ के जस्ट छोड़ देना। ठीक है,
एस्टैब्लिशिंग ए कार्बन मार्केट, ये बहुत अच्छी एक पैसेज है जिसको हमें बहुत डिटेल में पढ़ना चाहिए। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हमारे डेली लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आप देखोगे कि आज के टाइम पर सबसे खतरनाक अगर कुछ हुआ है ना ह्यूमंस के द्वारा, तो वो सिर्फ एक चीज है, क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल जो आपका टेम्परेचर है वो बढ़ा है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो बढ़ा है, और एनवायरनमेंट में जो चेंजमेंट आए ना वो सबसे बड़ा इफेक्ट है। और इस सब के पीछे इंसान ही रिस्पॉन्सिबल है और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और ऐसा हमने क्या किया, फॉरेस्टों को काटते चले गए, डिफोरेस्टेशन कर दिया, तो ये सब हो गया। हम अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए दुनिया भर में चावल की खेती कर रहे हैं, तो वहां से ग्रीन हाउस गैसेज एमिट कर रहे हैं। कुछ ना कुछ रीजन है, हर तरह से इंसान ही रिस्पॉन्सिबल है। तो इंसान ने उसको कम करने के लिए क्या किया, सिंपल सा समझना, एक मीटिंग होती है जिसका नाम क्या रखा गया था, अर्थ समिट। क्या रखा गया था, अर्थ समिट। ये सबसे पहले कब हुई थी, तो याद रखना आपके 1992 में। सारे साइंटिस्ट बैठे, कहां पर हुई थी, ब्राजील में या रियो डी जेनेरियो, ठीक है। उसमें बात की गई कि कैसे इस अर्थ को बचाया जाए। फिर एक डिपार्टमेंट बनता है, याद रखना, UNFCCC। ये डिपार्टमेंट बनता है आपका 1994 में, और इसी डिपार्टमेंट के अंडर में एक प्रोग्राम चलता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कब से कब तक चला, तो सिंपल याद रखना, कब स्टार्ट होता है, 1995 में, जिसको हम कहते हैं COP कॉप। फर्स्ट COP कब हुई थी, तो याद रखना 1995 में। कहां पर हुई थी, तो सिंपल से याद रखना, बर्लिन। कहां पर हुई थी, बर्लिन। उसके बाद आज तक कितनी हो चुकी हैं, तो टोटल COP लास्ट कहां पर हुई थी, 28, तो याद रखना UAE में हुई थी। कब हुई थी, 2023 में। इस बार कौन सी होने वाली है, तो याद रखना COP 29, ठीक है। कौन से ईयर में, 2024। कहां पर होने वाली है, तो याद रखना बाकू। बाकू कहां पे है, तो अजरबैजान, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमारा क्यों कर रहे हैं सब, हम एनवायरनमेंट को बचाना चाहते हैं, और बचाने के लिए हमें क्या करना है, तो एक ही रीजन है बस, हमारे पास जो कार्बन है ना, उस कार्बन को कंट्रोल करना है। और उस कार्बन को न्यूट्रल करने के लिए, कार्बन न्यूट्रल होने के लिए इंडिया का टारगेट है 2070 और वर्ल्ड का टारगेट है 2050। बस इन्हीं को अचीव करने में सरकारें लगी हुई हैं कि कैसे भी करके धरती को बचा लेना है, वरना 2100 अगर आ गया और टेम्परेचर बढ़ गया तो धरती को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। और इसी के अंदर हमने क्या किया था, इसी के अंदर 2015 में एक COP होती है, ठीक है, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21, ठीक है, जिसमें हमने क्या, कहां पर हुई थी, पेरिस। इसको नाम दिया गया पेरिस एग्रीमेंट। और इस पेरिस एग्रीमेंट में हमने टारगेट बनाया था कि आने वाले 8 सालों में टेम्परेचर जो है ग्लोबल, वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। लेकिन लास्ट ईयर आपने देखा होगा, यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया था हॉटेस्ट ईयर टिल डेट 2023। लास्ट ईयर हमने क्या किया था, 1.46 डिग्री जो हमारा टेम्परेचर था उसको अचीव कर लिया, और कहीं ना कहीं ये 1.5 के पास पहुंच गया। तो अब कहा गया कि इसको 2 से ज्यादा नहीं होने देना है, 2 तक नहीं पहुंचना है। कैसे, तो इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो हमने लास्ट ईयर इस COP 28 में क्या किया था, एक फंड बनाया था, क्या नाम था उसका, अल्टेरा फंड। और अल्टेरा फंड के अंदर हमने $230 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की डिमांड की थी। कितना पैसा लगेगा टेम्परेचर को मेंटेन करने में, और इसमें से $30 बिलियन पैसा किसने डोनेट कर दिया था, UAE ने दे दिया था। ये चीज हमने लास्ट ईयर पढ़ी। इस बार भी हमारा टारगेट है कि हम इसको अचीव कर लें। अब एक बात ये निकल के आती है कि इसको अचीव कैसे किया जाए। तो देखो, एक ऐसा टॉपिक है जिसको तुम 5, 6, 7, 8, 10 घंटों तक लिख सकते हो, पेज पे पेज भर सकते हो, क्योंकि इतने पढ़ चुके हम लोग इसमें कि हमारी सरकार क्या कर रही है। हमारी सरकार ने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास किया, हमारे यहाँ पर हम कार्बन वो लेकर आए, इंडेक्स लेकर आए, है ना। आपको पता होगा यूरोपियन यूनियन ने हमारे ऊपर कार्बन बॉर्डर टैक्स लगा रखा है, कार्बन मैकेनिज्म टैक्स कहते हैं जिसको। अगर आपने एक फिक्स डिसाइड डेट से ऊपर या लिमिट से ऊपर, डेट नहीं लिमिट से ऊपर आपने कार्बन का एमिशन किया किसी चीज को बनाने में, प्रोडक्शन करने में, और अगर वो लिमिट से ऊपर जा रहा है तो आपको कार्बन बॉर्डर टैक्स देना पड़ेगा। और यूरोपियन यूनियन के अंदर आपको पता है 27 कंट्रीज हैं, और उन 27 कंट्रीज में अगर आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है तो आपको लिमिट कम रखनी पड़ेगी, और लिमिट कम रखनी पड़ेगी तो अल्टीमेटली हमें रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे जाना पड़ेगा, यानी कि नॉन रीन्यूएबल को यूज नहीं कर रहा तो कार्बन एमिशन अपने आप कम हो गया। लेकिन नॉन रीन्यूएबल से रीन्यूएबल में जाने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा चाहिए, और पैसा सरकार खर्च कर रही है। तो मैंने देखा होगा तुम्हारे घरों के अंदर एक स्कीम लगाई गई, सोलर रूफटॉप, है ना,
प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा या प्रधानमंत्री जो आपका बिजली योजना है ना, उसमें क्या है, आपके घर के ऊपर सोलर रूफटॉप पे लगा देंगे, प्लेट लगा देंगे, आप बिजली बनाओ 300 यूनिट तक। तो ये सब इसीलिए तो हो रहा है ना कि हम अल्टीमेटली किसको अचीव कर ले, 2070। तो अब एक नया कॉन्सेप्ट आया, इस कॉन्सेप्ट में ये बात बार बार पढ़ चुके हो गया अपन ना, याद भी हो गई होंगी चीजें ये सारी की सारी। अब इसके अंदर आता है कार्बन मार्केट। ये बहुत अच्छा आर्टिकल है आपके एनवायरनमेंट के लिए भी, आपके न्यूज़ के लिए भी, आपके एग्जाम के लिए भी, और आपको समझने के लिए भी कि यार हाँ ऐसा होना चाहिए। इन्होंने क्या किया समझना, आई थिंक ये सब चीज़ें पढ़ ली होंगी आपने। देखो कहना क्या चाहते हैं ये, तो इन्होंने कहा कि क्या करना चाहिए सरकार को। अच्छा, क्योटो प्रोटोकॉल का इसमें जिक्र किया गया है। जो क्योटो प्रोटोकॉल है, याद रखना 1997 में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में याद रखना लगभग 198 कंट्रीज हैं। इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में 1997 में कहां पर हुआ था, क्योटो। क्योटो कहां पर है आपका, जापान। तो यहां पर जो टारगेट हुआ था ना, उसे कहा गया क्योटो प्रोटोकॉल। और क्योटो प्रोटोकॉल में हमने कहा था कि वो प्रोडक्ट जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ाते हैं ना, हम उनको यूज ही नहीं करेंगे, ये हमने उसमें कहा। तो हमने जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, एसी वगैरह में यूज होते हैं, उनको कम करना बंद शुरू कर दिया और उन पे बैन लगा दिया कुछ जगह। फिर स्टार्ट हो गए उनकी जो एमिशन कैपेसिटी थी वो कम करके उनको दोबारा यूज कर लिया, वो जो भी था। इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने किसको ज्वाइन कर लिया, आपके क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म को ज्वाइन कर लिया, जो कि क्योटो प्रोटोकॉल था। और उसी के क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का टारगेट है 2070 अचीव करना, हमारे लिए दुनिया के लिए 2050 है, इतना ही होता है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, अब इस एक कॉन्सेप्ट आया कार्बन ट्रेडिंग। देखो ऐसे समझो, मैंने कहा कि 100% कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन एमिशन होना चाहिए, और इससे कहा गया कि भाई 100% ही कार्बन एमिशन करना है। ये कंपनी ए है, ये कंपनी बी है, ठीक है, क्योंकि सारा का सारा एमिशन तो मोस्टली कंपनीज में होता है, तुम क्या एमिट कर लेते होगे ना। तो अल्टीमेटली ए और बी कंपनियां हैं। इससे कहा गया कि भाई 100 यूनिट है ना, 100% मतलब 100 यूनिट तुम यूज करोगे, 100 यूनिट तुम कार्बन एमिट कर सकते हो, इससे ज्यादा करोगे तो फाइन लगा देंगे हम तुम पे। ठीक है साहब, दोनों ने काम करना शुरू किया, समझना अच्छे से। इसने क्या किया, ये जो ए कंपनी है, इस ए कंपनी ने सिर्फ 60 यूनिट ही कार्बन एमिशन किया, 40 यूनिट इसने नहीं किया जो इसको अलाउ किया गया था। इसने उसको कम कर लिया, इसने सोलर पावर से चलाया अपनी मशीनों को, इसने विंड पावर से चलाया, इसने जैसे भी चलाया, लेकिन इसने कार्बन एमिशन नहीं किया। एक तरफ है दूसरी कंपनी बी, इस कंपनी ने क्या किया, इसको जब कहा गया तो इसने क्या किया, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इसने 160 यूनिट यूज कर ली, फॉर एग्जांपल मान लो। तो ये जो कंपनी है वो कितना प्लस में है, तो इस कंपनी की 40 यूनिट प्लस में चल रही है, और इस कंपनी की 60 यूनिट किस में चल रही है, माइनस में चल रही है। तो इसको तो प्रॉफिट होना चाहिए सरकार की तरफ से, इसको नुकसान होना चाहिए, क्योंकि सरकार का काम है कि इनको प्रमोट करके, एनकरेज करके इनसे फायदा निकलवाना, एनवायरनमेंट को बचाना। तो अब क्या होगा, इस आदमी ने ये जो 40 यूनिट इसकी थी, ये 40 यूनिट जो बची हुई थी, ये किसको बेच दी, सरकार को, गवर्नमेंट को बेच दी। सरकार ने इसको क्या दे दिया, पैसा दे दिया, ठीक है, सरकार ने इसको क्या दे दिया, रुपया दे दिया। इसके ऊपर कितना था, 60 यूनिट माइनस थी, इसने सरकार को क्या किया, अपना जो फाइन था वो पे कर दिया। तो अल्टीमेटली फाइन के डर से ये बेनिफिट कर रहा है तुम्हारे एनवायरनमेंट का। अल्टीमेटली ये एक बार फाइन देगा, 2 बार देगा, 4 बार देगा, मजबूरी है, किस पे आ जाएगा, किस पे आ जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे। इनडायरेक्टली तुम किसको सेव कर लोगे, आपके एनवायरनमेंट को। इसको क्या मोटिवेशन मिला हुआ है कि तेरी यूनिट बिकेंगी, तुझे पैसा मिलेगा। इसको क्या डर है कि ज्यादा कर दिया तो फाइन लग जाएगा। तो ये क्या है, कार्बन मार्केट या कार्बन ट्रेडिंग कहा गया इसको। समझ में आ रही है। तो एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, व्हाट इज कार्बन ट्रेडिंग, समझ गए होंगे आई थिंक। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना, कुछ जो हमारी फैक्चुअल डाटा जो मैंने लिखवा है उनको थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट। 5 most dangerous countries for women in 2024, where does India rank? आज के टाइम पर महिलाओं के लिए, वुमेन्स के लिए सबसे घटिया 10 देशों के नाम निकाले गए हैं जिनके अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। कौन सी महिलाओं की बात हो रही है, कौन से वुमेन्स की बात हो रही है, जो सोलो ट्रैवलर होती हैं। जैसे मान लो आज किसी लड़की ने सोचा कि मुझे घूम के आना है और वो किसी भी देश में घूमने फिरने के लिए निकल गई, तो उन देशों की लिस्ट में 10 टॉप 10 कंट्री, उसमें इंडिया 9th नंबर पे आता है कि वो सेफ नहीं है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पर 2 टूरिस्ट आए थे, बाइक पर घूम रहे थे, पूरे इंडिया को ट्रैवल कर रहे थे। उसमें एक लेडीज थी 40-45 एज की,
वो जब झारखंड या छत्तीसगढ़ या झारखंड से जा रही होती है, वो ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो अल्टीमेटली उसको वहाँ पर 7-8 लोग पकड़ लेते हैं, ठीक है, हमारे जो यहाँ के लोग हैं इंडिया के, और वो उनके साथ रेप करते हैं, गैंग रेप करते हैं। तो मतलब बाहर के देश की महिला अगर किसी देश में घूमने जाना चाहती है तो वो सेफ नहीं है आज के टाइम पर, और वो ऐसे टॉप 10 कंट्रीज की लिस्ट में, याद रखना भारत 10वें नंबर पे आता है। और अभी जिस हिसाब से केसेस चल रहे हैं, जिस हिसाब से न्यूज चल रही है, ऐसी न्यूज़ों को आप कवर करने की कोशिश करना। समझ में आ रही है? जैसे पहले नंबर पे पूछेगा तो कौन है? साउथ अफ्रीका, बिल्कुल सेफ नहीं है। उसके बाद ब्राजील, बिल्कुल सेफ नहीं है। रशिया, बिल्कुल सेफ नहीं है। उसके बाद मैक्सिको, ईरान, डोमिनिकन रिपब्लिक, इजिप्ट, मोरक्को और इंडिया। इंडिया कौन से नंबर पे है? 9th नंबर पे। तो आपसे पूछे तो सिंपल वन लाइनर में आप याद रख सकते हो, ठीक है। बाकी आप इंडिया के हालात तो जानते ही हो, ठीक है। उसके बाद देखो, बेल द नॉर्म, जेल इज एक्सेप्शन इवन इन द पीएमएलए केस सेज सुप्रीम कोर्ट। मैंने आपसे कई बार कहा है कि जो पीएमएलए वाली न्यूज है बार बार आती रहती है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना होता है। क्या है पीएमएलए? तो सिंपल समझना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। कब आया था? 2002 में, ठीक है, 2003 से इनेक्ट कर दिया गया। होता क्या है समझना, इसके अंदर जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस होते हैं ना, वो रजिस्टर होते हैं। और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में याद रखना, देखो नॉर्मल जो केस होता है ना, उसमें जो बेल होती है ना, बेल आपको मिल जाती है। और याद रखना, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा है, 2 जजों ने, याद रखना, BR गवई और KV विश्वनाथन, इन्होंने ये जस्टिस देते हुए कहा कि लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल इज ऑलवेज अ रूल एंड द डेप्रिवेशन इज एक्सेप्शन। लिबर्टी मतलब उसकी जो आज़ादी है, यानी कि जो बेल है वो उसका राइट है, और जो डेप्रिवेशन यानी कि जो उसकी जेल है वो क्या है? एक्सेप्शन है। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये तक भी कहा कि सरकार क्या कर रही है, किसी पार्टी को टारगेट करने के लिए ऐसा कर रही है, और बिल्कुल हो भी ऐसा रहा है। अगर मैं देखूं तो पिछले 3 से 4 हजार केस जो रजिस्टर हुए थे, उसमें से 40-50 केसों में ही इन्होंने सजा पड़ी है लोगों को, बाकी सब तो छोड़ दिए गए। और होता क्या है इसके अंदर, मैं एक बार फिर से डिस्कस कर लेता हूं, हम काफी बार पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 45 और एक हमारे यहाँ पर आता है आपका आर्टिकल 19, सॉरी आर्टिकल नहीं है, सेक्शन, ठीक है, क्योंकि हम पीएमएलए एक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप आर्टिकल की जगह इसका सेक्शन लिख लेना, इस लॉ का सेक्शन। आर्टिकल 19 में लिखा है कि जो अरेस्टिंग ऑफिसर होगा ना, वो अरेस्टिंग ऑफिसर जिसको चाहे उसको अरेस्ट कर सकता है डाउट के बिहाफ पर। इसमें लिखा है 45 में, याद रखना ये बाद में अमेंड किए गए थे। इसमें लिखा है कि अगर किसी को बेल देनी होगी ना, तो बेल देने के लिए 2 चीजें हैं। या तो वो जज को क्या कर ले, कन्विंस कर ले कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, या वो ये कह दे कि मैं बाहर जाकर कुछ भी हमारे जो एविडेंस है उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करने वाला। ये दोनों अगर प्रूव कर दे तो जज दे देगा। अब जज के ऊपर बड़ा प्रेशर आ जाता है कि उसको बेल दे या ना दे। और ये क्या होता है, देखो होता क्या है, 2 तरह के केस होते हैं। एक होता है कि मुझे पकड़ लिया गया, अब स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे पुलिस वाले ले गए। तो जज जो बैठा ना, मैं हमेशा कहता हूं जज अपने लिए बैठा है, पुलिस वाले अपने अगेंस्ट में है। वो चाहते हैं कि इसने क्राइम किया नहीं किया, इसको फ्रेम किया नहीं किया, ये अगर पकड़ लिया तो इसको सजा हो जाए। जज चाहता है कि हो सकता है कि ये फ्रेम किया गया हो, ये छूट जाए, तो वो एक बहाना ढूंढता है तुम्हें बेल देने का, और ये एक बहाना ढूंढते हैं तुम्हें जेल में डालने का। बस ये डिफरेंस होता है, तुम्हें बचाने के लिए बैठा है, इसलिए जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। अब क्या हुआ कि इसमें क्या कर दिया, पहले क्या होता है मुझे पकड़ा, अब जज के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि भाई मुझे बेल दे दे, है ना, मेरे केस को देखते हुए। अब उल्टा हो गया, अब मैं खुद ही क्या हूं, अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। अगर मैं जज को कन्विंस नहीं कर पाया तो मुझे बेल ही नहीं मिलनी। बात समझ में आ रही है? पहले क्या था, जज तुम्हें बेल दे रहा था, अब मेरे ऊपर आ गया, तो ये उल्टा कर दिया इन्होंने। और जो उल्टा केस किया ना, इसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बेल द नॉर्म, जेल इज एक्सेप्शन इवन इन द पीएमएलए केस। हालांकि ठीक है, लेकिन आप किसी को अगर टारगेट ही करते रहोगे तो ये चीजें गलत हैं। जैसे कि इसमें भी लिखा है सेक्शन 45 पीएमएलए डज नॉट रीराइट दिस प्रिंसिपल दैट बेल इज द रूल। बेल कोई रूल नहीं है, ध्यान रखना। और ये बार बार सुप्रीम कोर्ट इसकी डिस्कशन करता रहता है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। और ये केस कौन सा है, पूरा का पूरा मुद्दा आपका अरविंद केजरीवाल वाला केस है, ठीक है, जिसके अंदर वो लोग वहां पर जेल में है और सारे के सारे आम आदमी पार्टी के लोगों को टारगेट किया गया। अभी तक 1.5 से 2 साल हो चुके हैं, लेकिन कोई भी इनके लिए कोई भी ट्रेल या प्रूफ नहीं मिला, तो बार बार ये न्यूज में आ जाता है। कल को अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना चाहा, तो कौन से आर्टिकल से करेगा, तो याद रखना आर्टिकल नंबर 13। और आर्टिकल नंबर 13 क्या कहता है, तो सिंपल से याद रखना, जुडिशियल रिव्यू। क्या होता है जुडिशियल रिव्यू, आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा होगा। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है, तो सिंपल याद रखना
आर्टिकल नंबर 13 मैंने कहा कि कोई लॉ बना हुआ है, ठीक है, या तो ये कब बना होगा, प्री कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले, या बना होगा पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद। अगर ये लॉ आपके फंडामेंटल राइट को, FR को वोलेट करता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट तुरंत क्या कर देगी, नल या फिर इसको वॉइड डिक्लेयर कर देगी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगी। जैसे कि हमारे कौन से थे, इलेक्टोरल बॉन्ड, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिए गए। तो सिंपल से ध्यान रखना, ठीक है, ये 2-4 बातें एटलीस्ट याद रखना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, द एक्ट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अमेंडमेंट 2012 में अमेंडमेंट किया गया और इसमें कुछ रूल्स बनाए गए। देखो इसमें नया क्या जोड़ा गया, फॉर एग्जांपल मान लो मैं यहाँ पर हूँ, मैंने विदेश में किसी के पास पैसा भेजा या किसी के अकाउंट में पैसा भेजा, उसने उस पैसे को ब्लैक, देखो बेसिकली आया इसलिए था कि जो NGO वगैरह होते हैं ना, ब्लैक का वाइट कर लेते हैं, ठीक है, तो ब्लैक मनी को वाइट करने से रोकने के लिए आता है मनी की ट्रेल करना, बस सिंपल सा। तो हुआ क्या कि मान लो तुमने किसी तुम X और Y के अकाउंट में पैसे डाले, बाद में वो X पकड़ा गया तो X को ही सजा होती थी, अब Y को भी सजा होगी कि भाई तुमने क्यों अपने अकाउंट में पैसा डलवाया उसको वाइट करने के लिए। तो ये उसमें प्रोविजन कर दिया गया कब, 2012 के अंदर। तो सिंपल सा याद रख लेना, ठीक है। इसकी पनिशमेंट क्या होती है, 3 से 7 साल तक होती है बस, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया साइंस रिपीट ऑर्डर ऑफ 73,000 SIG 716 राइफल्स डिलीवरीज बाय द 2025। तो आपसे पूछेगा रिसेंटली इंडिया ने SIG 716 राइफल्स किससे खरीदी हैं, तो याद रखना US से खरीदी हैं, जो हमें 2025 में मिल जाएंगी। तो सिंपल वन लाइनर का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये किसको रिप्लेस करेंगी, इंसास राइफल्स को रिप्लेस करेंगी, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, अच्छा भारत में सबसे पहले गन फैक्ट्री कहाँ पर लगी थी, तो याद रखना 712, सबसे पहले इंडिया में गन फैक्ट्री कब लगी थी, 712 कहां पर लगी थी, आपकी कोलकाता, ठीक है। इसका नाम क्या था, OFB, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, सिंपल से याद रखना, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट, PMJDY पर्सोनिफाइज डिग्निटी एंड एम्पावरमेंट। मोदी जी ने कहा है कि एक स्कीम थी PMJDY, जन धन योजना। अच्छा मुझे कमेंट करके बताना कब आई थी PM जन धन योजना, ठीक है। आपके लिए घर से क्वेश्चन, आई थिंक यहाँ पे नहीं लिखा होना चाहिए, नहीं लिखा है, ठीक है, आप ढूंढ के बताना। हुआ क्या, PM जन धन योजना में ये आया था कि जो गरीब आदमी है ना, उनके खाते खोले गए और उनके 0% इन्वेस्टमेंट से खाते खोले गए। कुछ नहीं चाहिए, ना कोई मिनिमम बैलेंस चाहिए आपको। इवन अगर आपकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो पहले आपको 1 लाख रुपए देती थी सरकार, अब 2 लाख रुपए भी देगी। कब, सिर्फ आपका अगर प्रधानमंत्री जन धन योजना में खाता है। और ये जस्ट आपका लॉकडाउन जो सॉरी आपका जो आपका डिमोनेटाइजेशन हुआ था ना, उससे पहले की आई हुई चीजें हैं। तो हुआ क्या इसके अंदर, अब सरकार ने कहा कि भाई ये जो आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना है ना, इससे लोगों के अंदर एम्पावरमेंट बढ़ी है। क्या डाटा है समझना, फ्री रुपए डेबिट कार्ड दे दिए गए तुम्हें, ठीक है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है 10,000 रुपए तक की, ध्यान रखना, ठीक है। इसी के साथ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इससे लिंक हो जाती है, सुरक्षा बीमा योजना लिंक हो जाती है, अटल पेंशन योजना लिंक हो जाती है, मुद्रा स्कीम इससे लॉन्च हो जाती है, ठीक है। मुद्रा अभी आगे तो हम इसको पढ़ लेंगे। क्या होता है जीवन ज्योति, किसी की एक्सीडेंटल डेथ हो गई तो पैसा दे देती है सरकार, ठीक है। सुरक्षा बीमा योजना, वो सब एक्सीडेंटल केस में बीमा वगैरह करा दिए जाते हैं, ठीक है। अब समझना, मार्च 2015 में 15,600 करोड़ रुपए PM जन धन खाते में थे। आज के दिन पर मार्च 2024 में 2.32 ट्रिलियन रुपीस किसमें है, PM जन धन खाते में है। तो जो लोग हैं ना, उनके अंदर जो उनकी वो जो है फाइनेंशियली स्टेबल होने लगे हैं, क्योंकि उनके पास अब अकाउंट है, वो अपना पैसा अकाउंट में जमा कर सकते हैं। पहले गरीब आदमी होता था, वो पैसा जमा करने के पास उसके पास अकाउंट ही नहीं था। समझ में आ रही है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, प्रधानमंत्री जन धन योजना। उसके बाद चलते हैं, शार्पनिंग इंडियाज एंटी ट्यूबरकुलोसिस फाइट। देखो जो TB है ना, बार बार न्यूज में आ रहा है, ट्यूबरकुलोसिस किसकी वजह से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। कौन से बैक्टीरिया से होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस TB बोलते हैं, ठीक है। याद रखना, TB आपके बॉडी के किसी भी हिस्से में हो सकता है, जरूरी नहीं है लंग्स के ऊपर, मेनली लंग्स को इफेक्ट करता है। भारत में TB के लगभग 25 लाख केसेस एक्टिव है आज के दिन। हम चाहते हैं TB को खत्म किया जाए, हमारे साथ साथ WHO चाहता है TB को खत्म किया जाए। तो WHO ने एक टारगेट बना रखा है, याद रखना, 2030 इज द ग्लोबल टारगेट ईयर टू एलिमिनेट द TB, बट इंडियाज टारगेट टू एलिमिनेट द TB इज 2025।
ठीक है, हमारे यहाँ पर एक कैंपेन चला था टीबी मुक्त भारत, और टीबी मुक्त भारत कब तक करना है, हमें 2025 तक करना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। WHO का टारगेट क्या, फाइंड एंड ट्रीट ऑल। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। अच्छा, कौन कौन से, अच्छा आपने पढ़ा होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसके 3.3 में क्या आता है आपका, टीबी के बारे में लिखा है। तो यानी 3 किसके बारे में, हेल्थ के बारे में। ये चीजें मैं पढ़ा चुका हूं एक बार पहले। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान चला हुआ है, टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन चला हुआ है, निक्षय पोषण योजना भी इसमें चली हुई है। सिंपल सा ध्यान रखना टीबी के बारे में। और बहुत सारे डिजीज है जिनके एलिमिनेशन ईयर आपको पता होने चाहिए, जैसे सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, उसका टारगेट ईयर कौन सा है, तो याद रखना 2047। ठीक है, 2047। ऐसे बहुत सारे डिजीज है, जैसे मलेरिया है ना, मलेरिया का टारगेट ईयर कौन सा है, 2030 इंडिया का। ठीक है, तो कुछ डिजीज के बारे में ध्यान रखना। उसके बाद चलते नेक्स्ट, यूपी प्लान टू रिवॉर्ड डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स ड्रॉज फ्लैग। देखो, यूपी सरकार चाहती है कि जो आपके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है ना, उनको प्राइज दिए जाएं। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज कम अप विद ए न्यू सोशल मीडिया पॉलिसी टू गिव कैश प्राइज टू इन्फ्लुएंसर हु प्रमोट इट्स इनिशिएटिव्स, स्कीम्स एंड अचीवमेंट्स। द इनिशिएटिव ऑफ द एनकरेजिंग प्रो गवर्नमेंट पोस्ट एंड स्कीम्स ऑन सोशल मीडिया। अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, अगर आप सरकार की स्कीम्स को प्रमोट करते हो, तो अगर आप फेसबुक पे करते हो या ट्विटर पे करते हो तो 5 लाख देगी सरकार, फेसबुक पे करते हो तो 4 लाख देगी, इंस्टाग्राम पे करते हो तो 3 लाख 2 लाख रुपए आपको देगी, आपके सब्सक्राइबर के ऊपर बेस्ड चीजों को देखते हुए। अगर आप यूट्यूब वीडियोस पे, शॉर्ट पे, पॉडकास्ट पे करते हो तो 8, 7, 6, 4 लाख रुपए करती है। ठीक है, तो सिंपल से याद रखना। अब कौन से स्टेट है जिसने ऐसा स्टार्ट किया, तो उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट किया है। ठीक है, इससे पहले मोदी जी इन्फ्लुएंसर्स को अवार्ड दे चुके हैं पहले, आप जानते हो, क्योंकि उस समय वोटिंग का टाइम था, वो जो भी था, समझ में आ रही है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि इन्फ्लुएंसर जो होते हैं हमारी सोसाइटी में, आप देखो, आप जो देखते हो आप वही बनते हो, यही होता है। अगर आप दिन भर किताबें देखते रहोगे तो आपके नंबर आ जाएंगे, अगर आप दिन भर मोबाइल देखते रहोगे, रील देखते रहोगे, तो अपने आप को यही पाओगे। यही होता है ना, जो देखोगे वो पाओगे। तो अल्टीमेटली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो सरकार स्कीम्स को इनके थ्रू क्या करवाएगी, प्रमोट करवाएगी। ठीक है, सिंपल सा पढ़ के छोड़ देना। नेक्स्ट चलते हैं, मुद्रा 2.0 loans should target greater equity, deepen financial literacy. Despite its success, Mudra 1.0 faced several challenges, a critical one being that of reaching the smallest and most marginalized entrepreneurs. होता क्या, मुद्रा स्कीम कब आई थी, याद रखना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब आई थी, 8 अप्रैल 2015। इसका टारगेट था टू प्रोवाइड लोन अप टू 10 लाख टू नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। जो छोटी छोटी एंटरप्राइजेज होती है, देखो मैंने एक वर्ड बताया था आपसे, MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का भारत की GDP में लगभग 30% क्या रहता है, रोल रहता है। छोटी छोटी कंपनियां, मैं बड़ी रिलायंस जैसी कंपनीज की बात नहीं कर रहा, छोटी छोटी कंपनियां जिनको प्रमोट कौन करती है, सरकार करती है। और कौन से आर्टिकल में आती है, तो याद रखना आर्टिकल 43 के A में लिखा है, स्टेट विल प्रमोट या स्टेट विल मेक प्रोविजंस टू प्रमोट। किसको प्रमोट करेगी, इंडस्ट्रीज। ठीक है, स्टेट इंडस्ट्रीज को प्रमोट करेगा। इसी के आर्टिकल के 43 के B में क्या आता है, स्टेट विल प्रमोट द कोऑपरेटिव सोसाइटी। सर, स्टेट जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। ये सब इसमें लिखा है। तो छोटी छोटी इंडस्ट्री यही तो है ना, जैसे मैं जयपुर में हूँ अभी, तो यहाँ पर विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया, इधर मालवीय नगर है, उधर प्रताप नगर है, उधर सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया सब है। तो यहाँ पे सरकार प्रमोट करती है कि भाई इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाए, छोटी छोटी कंपनीज को। कोई बटन बनाती है, कोई चैन बनाती है, ठीक है, कोई कुछ बनाता है, ऐसे। तो अल्टीमेटली इनका हमारे GDP में बहुत बड़ा रोल है, और इनको करने के लिए लोगों के पास स्टार्टअप का पैसा नहीं होता है। तो सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की, मुद्रा। मुद्रा मतलब पैसा, है ना, ऐसे याद कर लेना। इसमें क्या किया गया कि इनको 10 लाख रुपए तक दिए गए। हालांकि इसका 2.0 वर्जन स्टार्ट किया है सरकार ने, अभी इसलिए न्यूज में आ गया, तो आपको पता होना चाहिए है क्या। कब आई थी, 2015 में। ठीक है, मुझे कमेंट करके बताना मिनिस्ट्री कौन सी। हालांकि तुम समझ गए होगे पैसे की बात हो रही है तो कौन है। पहला इसमें था शिशु, शिशु मतलब बच्चा, उसको 50,000 रुपए तक जो लोन दिया जाएगा, उस स्कीम का नाम है PM मुद्रा शिशु योजना। फिर है किशोर, किशोर क्या होता है, अडल्ट, है ना, टीनेज वाले, उनको उसको कितना मिलेगा, 5 लाख। इसमें ये नहीं टीनेज वाले बच्चे को जस्ट क्लासीफाई किया हुआ है, समझ रहे हो ना। इसका नाम है तरुण। तरुण कौन होता है, जो 18 साल से ऊपर के हो जाते हैं उनको तरुण कह देते हैं हिंदी लैंग्वेज में, और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये अप टू 10 लाख रुपए, यानी कि बच्चा शिशु है तो 50,000,
थोड़ा बड़ा हो गया तुम्हारी तरह टीनेज एज में आ गया तो उसको 5 लाख रुपए तक दे दो, और थोड़ा बड़ा हो गया उसका मतलब क्या बड़ा हो गया, तो उसके बिजनेस की बात हो रही है कि उसका जो कंपनी थी, छोटी कंपनी थी तो भाई 50,000 दिया, बड़ी हो गई 5 लाख कर दिया, उससे बड़ी होगी तो 10 लाख, तो टिल 10 लाख रुपए तक, अप टू 10 लाख रुपए तक क्या मिलेगा तुम्हें, लोन मिलेगा। सिंपल सा याद रखना इसको, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना फंड द अनफंडेड बाय गिविंग इंस्टीट्यूशनलाइज कोलेटरल फ्री लोन्स, ठीक है। हु विल बेनिफिट, माइक्रो एंटरप्राइजेज, मैंने समझा दिया। एलिजिबिलिटी क्या है, 18 साल से ऊपर होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, बिजनेस प्लान होना चाहिए उसके पास, ठीक है। नेचर ऑफ इंडस्ट्री होनी चाहिए, नॉन फार्मिंग होनी चाहिए, दैट नीड्स इन्वेस्टमेंट ऑफ नॉट मोर देन 10 लाख, नॉन फार्मिंग होनी चाहिए, फार्मिंग से अलावा होनी चाहिए, ठीक है। अदर रेगुलेशन सेम एज द आरबीआई गाइडलाइंस की रेगुलेशन होनी चाहिए। कैसे मिल सकता है, एप्लीकेंट बोरोवर हैज टू आइडेंटिफाई हिज और नियरेस्ट बैंक ऑफरिंग द मुद्रा लोन, विजिट personally with a business plan, identity proof, address proof and passport photograph. Bank will review the business plan and need, if approved, bank will sanction the loan. तो कुछ नहीं, अगर तुम्हारे पास कोई योजना है, कोई प्लान है, अपने नियरेस्ट बैंक में जाइए, अपने प्लान को समझाइए, अगर उनको इंटरेस्टेड लगा तो आपके अंदर इन्वेस्ट कर देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, इंटरेस्टेड प्लान हो, पता चले मैनेजर ही साइड में स्टार्ट कर ले, वो बात की बातें समझ में आ रही है आपको मना करके, तो सिंपल से याद रखना। उसके बाद देखो नेक्स्ट, स्कीम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कौन कौन सी स्कीम्स आती हैं जो वुमेन्स को स्पेशली वो करती है बेनिफिट, तो याद रखना। स्टैंड अप इंडिया आई थी, ठीक है, जिसमें बैंक आपको 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए लोन देता है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को, ठीक है। एंड एटलीस्ट 1 वुमेन बोरोवर पर बैंक ब्रांच ऑफ एससीबीज फॉर सेटिंग अप ग्रीनिफाइड एंटरप्राइजेस। अगर आप कोई काम धंधा स्टार्ट करना चाहते हैं तो सरकार आपको 10 लाख से 1 करोड़ रुपए दे देती है इस स्कीम के अंदर, ठीक है। मोर देन 81% अकाउंट होल्डर्स आर वुमेन, इसके अंदर 81% ज्यादा वुमेन्स है, ठीक है। एक पीएमजेडीवाई जिसकी अभी हमने बात की थी, जन धन योजना, द स्कीम एज एक्सटेंडेड एंड रिवाइज्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 18, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या मिलता है, बैंकिंग फैसिलिटी मिलती है, इसके अंदर ओवरड्राफ्ट मिल जाता है और इसके अंदर आपको पैसा मिल जाता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। दूसरा पीएम मुद्रा जिसकी अभी बात कर रहे थे, ठीक है, तो सिंपल सा इसको पढ़ लेना, किशोर तरुण शिशु वो जो भी है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, वॉच इंडिया लॉन्चेस इट्स फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1। आपसे पूछेगा रिसेंटली रूमी 1 वाज सीन इन द न्यूज, व्हाट इज रूमी 1, तो सिंपल याद रखना, रूमी 1 इज द इंडियाज फर्स्ट रीयूजेबल रॉकेट, ठीक है। अगर मैं पूछूं इंडियाज फर्स्ट या वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन, तो वो आपका अग्निबाण था, अग्निकुल कॉस्मोस ने बनाया था। ये किसने बनाया था, तो ये भी हमारी एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, क्या नाम है उसका नाम याद रखना, स्पेस जोन इंडिया, जो कि तमिलनाडु बेस्ड एक स्टार्टअप स्पेस कंपनी है। इसने इंडिया का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट बनाया। तो आपके लिए इसरो वाले डिपार्टमेंट से एक नया क्वेश्चन तैयार हो चुका है, ठीक है। याद रखना, ये लगभग 1 से 500 किलोमीटर तक जा सकता है, 80 किलो का वजन है, ये इतना, ये सिंपल सा याद रखना, ठीक है, समझ गए। हमारी सरकार चाहती है कि वो नासा की तरह, इसरो नासा की तरह एक्सप्लोर करे, तो सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करना ये कौन करे, तो प्राइवेट लोग कर लें। इसीलिए आपने देखा होगा इस साल हमारी सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने इस साल क्या किया था, आपसे पूछेगा कौन से सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को 100% फ्री कर दिया या कंपलसरी या फ्री कर दिया कि कोई भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकता है। कौन सा सेक्टर है, तो याद रखना स्पेस सेक्टर ही है, क्योंकि हम चाहते हैं किसके ऊपर जाना, एक्सप्लोरेशन पे जाना, इसलिए प्राइवेट स्पेस एजेंसी को प्रमोट किया जा रहा है। जैसे आप अमेरिका के एग्जांपल देख लो, नासा ने मिशन भेजा था लाने के लिए, स्पेस एक्स की हेल्प ले रहे हैं, क्योंकि वो दूसरे कामों पर फोकस भी कर रहा है, समझ में आ रही है। तो हमारे यहाँ भी प्राइवेट लोग होने चाहिए, ठीक है, प्राइवेट एजेंसीज होनी चाहिए, उसीलिए इसको प्रमोट किया जाता है। तो इसका नाम क्या है, स्पेस जोन, ठीक है। और अभी वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D रॉकेट प्रिंटेड इंजन किसने लॉन्च किया था, अग्निकुल कॉस्मोस, उसका नाम क्या था, अग्निबाण, ठीक है। जैसे स्काई रूट प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है, जिसने विक्रम एस नाम से सैटेलाइट लॉन्च की थी ना, विक्रम साराभाई के नाम से, तो ऐसे बहुत सारी बनी हुई है, ठीक है। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।